आज हम हमारा सेकंड पार्ट एनसीईआरटी 11th क्लास के थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, देखो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे या फिर पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो कुछ वेरिएशंस, कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी मतलब रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी में। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेंड्स को ही हमें देखना है कि इस तरीके का क्यों होता है। जैसे कि रिएक्टिविटी की बात करें तो ग्रुप 1 के यानी कि जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे भाई, हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। जबकि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के मिडिल में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी थोड़ी। ठीक है, और जैसे जैसे हम ग्रुप 17 तक पहुँचेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और 17 के बाद 18 ग्रुप आता है जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो 17 तक बढ़ती है क्योंकि भाई वो 17 ग्रुप की रिएक्टिविटी भी होती है, क्योंकि वो क्या चाहता है भाई कि वो आउटर मोस्ट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इस तरीके से चेंज होती रहती है। और जबकि अगर हम देखें कि भाई मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीज, मेटल की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, मूविंग डाउन द ग्रुप, जबकि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी बहुत सारी, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन। ठीक है, इन सब को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो देखने से पता चल जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, यानी कि एक एटम का रेडियस। तो क्या बताया था कि जो एक एटम होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, उसको हम नेक भी नहीं दे सकते, और उसकी भी रेडियस। तो क्या है कि एटम का साइज एक तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसकी रेडियस देखो कितनी छोटी होगी, एटम से भी छोटी उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, लगभग 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और एक क्या होगा कि जो एटम्स होता है ना, और उसकी क्या होती है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसकी जो बाउंड्री होती है ना वो बिल्कुल शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, कि ये एटम है, इसके न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है कि ये इसकी शार्प हो गई बाउंड्री। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता कि भाई ये शार्प है। ठीक है, ये जिग जैग ऐसे ऐसे वेव मोशन में या ऐसे ऐसे मतलब फिक्स नहीं होती है इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस को निकालने हमारे लिए प्रेसाइज, यानी कि बोल दूँ कि एक बहुत अच्छी वैल्यू या बहुत ट्रू वैल्यू नहीं आएगी, तो हम प्रैक्टिकल वे में इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज टू मेजर द डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे दो एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, बाउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो बाउंड हो रहे हैं बाय द सिंगल बॉन्ड इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम दिस वैल्यू द कोवलेंट रेडियस, यानी कि दो एटम्स आपस में बाउंड हो रहे कोवलेंट से, तो इनके बीच की जो है दूरी लेंगे और उनका हाफ कर लेंगे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, रेडियस, यानी कि कोवलेंट रेडियस कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 198 पिकोमीटर, और उसका हाफ कर ले उसकी डिस्टेंस का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसकी रेडियस कहलाता है। इसी तरीके से हम मेटलिक रेडियस की बात करते हैं। मेटल आपस में किस तरह से एक मेटलिक क्रिस्टल कर्नल के थ्रू इस तरीके से जुड़े रहते हैं पास पास। ठीक है, तो जो आपस में पास पास मेटल्स हैं उनके बीच की दूरी को लेते हैं और उनका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो मेटल्स आपस में इस तरीके से होते हैं पास पास। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। तो दो मेटल्स के बीच की डिस्टेंस लेके और उसका हाफ करेंगे तो वो किसकी रेडियस आ जाती है,
मेटल की रेडियस आ जाती है। ठीक है, जैसे कॉपर एटम्स है उसकी रेडियस कितनी होती है, उसकी डिस्टेंस 256 पिकोमीटर, जबकि इसकी रेडियस इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 128 मीटर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कोवलेंट और एक दूसरा है मेटेलिक रेडियस, जो कि डिपेंड करता है कि वही वो मेटल है नॉन मेटल है। ठीक है, और उसको हम एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं बाय द एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, अब देखो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स आर लिस्टेड। कुछ एटॉमिक रेडियस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, देखो 3.6 में है ना, क्या है देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देखो लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन दी गई है। ठीक है, तो अब यहीं पे समझा देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट टू राइट और क्या हो रहा है अप टू डाउन। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जैसे हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि अप टू डाउन जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, ज़्यादा, यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब देखो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये है क्लोरीन। तो देखो इनके आउटर मोस्ट में अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या होगा इसका 1s2 2s1 2s2 है ना, और ये इधर हो जाएगा 2p1 2p2 2p3 2p4 और 2p क्या छोटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये इधर नियॉन 2p5 और ये हो गया 2p6। तो देखो यहाँ पे इधर ना ये शैल नंबर नहीं बढ़ रही है, दूसरी ही शैल में है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पहली और ये पहली शैल और ये दूसरी शैल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले में मान लो कितने थे, कितने हैं, दूसरी शैल में एक था, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 तक बढ़े। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो इसके अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ेगी, बट शैल नंबर वो की वो है। ठीक है, शैल नंबर वो की वो है, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है ना इन पे सब पे बराबर लगेगा। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है तो मतलब सेल नंबर बढ़ नहीं रहा, तो क्या होगा कि ये मोर अट्रैक्शन फोर्स के साथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है इनका। ठीक है, इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट की अप टू डाउन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, शैल नंबर बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम का 2s1 यानी कि सेकंड शैल होगा, सोडियम में तीसरा सेल, पोटेशियम में चौथा सेल, तो इसलिए शैल नंबर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से शैल नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स पहले यहाँ से यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा था, फिर ये यहाँ से और यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों पे इतनी दूर लगेगा तो वो कम लगेगा, तो इसलिए इनका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस शैल पे कम होगा, तो इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे कम होता है साइज और अप टू डाउन आने पे बढ़ता है। ठीक है, यही बता रखा है इसमें सारा। ठीक है, पढ़ देती हूँ फिर भी मैं एक बार, क्या है ये, टू ट्रेंड्स आर ऑब्वियस। ठीक है, हमने बताया कि दो लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन अलग अलग होते हैं। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में। ठीक है, मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। ठीक है, पीरियड पे क्या होता है कि साइज कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि भाई देखो एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, ठीक है, दिखाया गया है इसमें वही 3.4a में। ठीक है, कि भाई जैसे जैसे साइज कम होता जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इट इज़ बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ठीक है, इसमें क्या होता है लेफ्ट टू राइट में कि देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और शेल नंबर फिक्स होती है।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है, या मैं बोल दूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, और इससे इसका क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। विद द फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर। 3.4 बी में देखो जैसे जैसे बढ़ती जाती है एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है अप टू डाउन। इसमें क्या होता है, फॉर एल्कलाइन मेटल्स एंड हेलोजन एज वी डिसेंड द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और वो दूर दूर तक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस शेल के बढ़ने के साथ ही बाहर की तरफ एडजस्ट होते जाते हैं, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच ये क्या करते हैं भाई, देखो शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स महसूस करेंगे न्यूक्लियस का, और बाहर वाले कम करेंगे, क्योंकि इन अंदर वालों ने इस बाहर वालों को क्या कर लिया, शील्ड कर लिया, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं लग पाता, इसलिए इसका साइज क्या होता है, अप टू डाउन जाने पे बड़ा हो जाता है। तो यही है, ठीक है। अब देखो जो हमारे नोबल गैसेज होते हैं वो तो फुल्ली फिल्ड होते हैं, ठीक है, वो एक मोनो एटॉमिक या मैं बोल दूँ नॉन बॉन्डेड रेडियाई होती है, और उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, उसको कोवलेंट रेडियाई या मेटेलिक रेडियाई से नहीं निकाल सकते, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वान डेर वाल्स रेडियाई, ठीक है। देखो इस तरीके से मेटल अगर बॉन्डेड हैं एलिमेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट, ठीक है, और इस तरीके से हैं तो इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई, इनके बीच की जो हाफ होगी, और जो दूर दूर है किसी तरीके का बॉन्डेड ही नहीं है, तो ये कहलाती है हमारी वान डेर वाल। तो सबसे बड़ी रेडियस होती है हमारी वान डेर वाल, फिर मेटेलिक और फिर कोवलेंट, ठीक है। अब ये ग्राफ में दिखा रखा है कि जैसे जैसे जाते हैं हम एटॉमिक नंबर, और इधर दे रहा है एटॉमिक रेडियस, तो देखो मतलब क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इसमें, तो क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, और यहाँ पे देखो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट अप टू डाउन जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, यही दिखाया गया है कि क्यों बढ़ रही है और कैसे, वो मैंने रीजन समझा दिया। अब देखो आयनिक रेडियस, अब देखो क्या होता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एटम्स, तो वो क्या बन जाता है, कैटायन, और एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लेता है तो वो बन जाता है एनायन, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है या रेडियस, डिस्टेंस का आधा हमारा क्या कहलाता है, आयनिक रेडियस कहलाता है ना। तो द ionic radii can be estimated by measuring the distance between cation and anion in ionic crystals, ठीक है। In general, the ionic radii of element exhibit the same trend as the atomic radii. जनरली तो क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड्स होता है वही सेम आयनिक रेडियाई का होता है। एक कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स, क्योंकि कैटायन एक छोटा हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जबकि एनायन साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एंड द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम, ठीक है, बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज। इससे क्या होगा, एनायन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एंड और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो इसका साइज भी एनायन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन आयन इज 176 पिकोमीटर, क्योंकि देखो क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आके ऐड हो गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फ्लोरीन के अंदर बढ़ गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इसलिए इसकी साइज बढ़ गई, जबकि इसकी एटॉमिक रेडियस क्या थी, 64 पिकोमीटर थी। इसी तरह से दूसरी तरफ सोडियम के अंदर क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो उसकी साइज क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, साइज कम हो जाती है, और मैं बोलूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाता है तो साइज छोटी हो जाती है ड्यू टू कैटायन फॉर्मेशन, जबकि सोडियम की वजह से एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 186,
और आयनिक रेडियाई कितनी हो जाएगी 95, ठीक है, कम हो जाती है। When we find some atoms and ions which contains the same number of electrons, जिनके अंदर एटम्स और आयन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई 10, फ्लोरीन में भी 10, Na+ में भी 10 और मैग्नीशियम +2 में भी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट, और इनकी रेडियाई डिफरेंट होगी क्योंकि इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन का नंबर सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर सेम हो जाने की वजह से और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाने की वजह से और प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाने की वजह से प्रोटॉन अच्छे से अट्रैक्ट किया कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा और अच्छे से क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना जितना बड़ा पॉजिटिव आयन होगा उसकी रेडियाई उतनी ही छोटी होगी और जितना नेगेटिव आयन होगा उसकी रेडियाई उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तो इनको अब अरेंज करें, सबसे बड़ी O-2, फिर फ्लोरीन, फिर Na+ और फिर मैग्नीशियम +2 सबसे छोटा होता साइज में, ठीक है। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज दे आर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव ए स्मॉलर रेडियस, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उसकी रेडियस उतनी ही छोटी होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, ठीक है। उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस का ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उस पर, जबकि एनायन का जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उसकी लार्जर रेडियस होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ेगा और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए उसका साइज क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ वो दिए गए हैं क्वेश्चंस, ये 4 आयंस दे रखे हैं हमें, मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम +3, तो इसके बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट आयन होगा सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और सबसे स्मॉलेस्ट जो जो लार्जेस्ट आयन होगा, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो स्पीसीज होगी वो मैग्नीशियम की होगी और जो स्मॉलेस्ट होगी वो एल्यूमिनियम +3 की होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना ही छोटा साइज, तो इस पर तो है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी भी एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वही उसकी क्या कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ये कोई एटम है, ठीक है, अपनी गैसियस स्टेट में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वही हमारी क्या कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होगी वही हमारी क्या कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। In other words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change for the reactions। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो ही हमारी क्या कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इज यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, यूनिट क्या होगी किलो जूल पर मोल। वी कैन डिफाइंड द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला आइसोलेटेड गैस, ये पॉजिटिव कैटायन बन गया, अब इस कैटायन में से एक और इलेक्ट्रॉन यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो उसकी क्या कहलाती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम्स एंड हैंस आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है।
और हमें एनर्जी क्योंकि देनी पड़ती है तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होगी, चाहे हम एटम से निकालें चाहे उसके करस्पॉन्डिंग आयन से निकालें। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो किसी चीज़ की इंसान के पास पहले से ही कमी है और उससे तुम और लेना चाहो तो उससे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अच्छा खासा जोर चाहिए उससे वो चीज़ निकलवाने के लिए। भाई उसको भी वो चीज़ प्यारी है क्योंकि उसके पास उस चीज़ की कमी है, तो पहले से ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उससे एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहोगे जो कि उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाएगा, तो वो इतना ईजिली नहीं देगा। तो जो एनर्जी हमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को रिमूव कर, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए थी, उसके कंपेयर में यहाँ पॉजिटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन को और निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हमेशा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड से ज़्यादा होगी थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होती है फर्स्ट से, ठीक है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 6, इसका क्या दिया गया है, एक प्लॉट यानी कि 3.5 में। तो जो देखो जो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन आईपी की वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है भाई, नोबल गैसेज की। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज भाई पहले से ही स्टेबल है, तो उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सॉरी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो तो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल, अगर उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आईपी की वैल्यू उनके लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ऊपर सबसे ऊपर कौन है, नोबल गैसेज। तो सबसे नीचे क्या है, एल्कलाई मेटल, क्योंकि वो मेटलिक फॉर्म में होते हैं तो मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देना ही चाहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, एल्कलाई मेटल की होगी जो बॉटम में होता है, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखो हम इस तरीके के दो ट्रेंड्स ऑब्जर्व करते हैं, लेफ़्ट टू राइट और क्या होता है लेफ़्ट टू राइट भी और अप टू डाउन भी। तो देखो क्या होगा, यू विल नोटिस टू ट्रेंड्स, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंक्रीज होगी लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पे और डिक्रीज होती है अप टू डाउन में। ऐसा क्यों होता है, देखो दीज ट्रेंड्स आर, देखो इसमें दिखाया गया है ना 3.6A और 3.6B में, 3.6A और 3.6B में, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि देखो इसमें क्या होगा, रेस्पेक्टिवली फॉर द एलिमेंट सेकंड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये ग्राफ में दिखाया गया था। यू विल अप्रिशिएट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मैं बोल दूँ अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। साइज बढ़ेगा, मान लो पहले इतना साइज था इसका, फिर साइज ये इतना हो गया, फिर और साइज बढ़ गया, ठीक है, अब इतना साइज हो गया। तो देखो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे भारी इलेक्ट्रॉनों पे कम हो रहा है ना, तो ईजिली क्या निकाल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्योंकि घटता है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसलिए हमें ट्रेंड्स फॉलो होते हैं इस तरीके के, ठीक। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, एक तो है द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड दूसरा रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो उतनी ही है, ठीक है, शेल नंबर तो उतना ही है हमारा, ठीक है, शेल नंबर क्या है, उतना ही है, यानी और क्या हो रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी शेल में आ रहे हैं और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ओवरकम कर जाता है जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है,
ठीक है, लेफ़्ट टू राइट में, तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है और भाई उसकी जो आईपी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से मैं लेफ़्ट टू राइट की बात करूँ तो लेफ़्ट टू राइट में साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है एज टू कंपेयर टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन। तो इस वजह से क्या होता है, उनका साइज बढ़ जाता है और उसमें इजीली क्या निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding and screening of the valence electron from the nucleus by the intervening core electrons। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो लिथियम के लिए हम पूछें, ठीक है, लिथियम के लिए क्या होता है 1s2 और 2s1 होता है, तो ये न्यूक्लियस हमारा, यहाँ पे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस पे न्यूक्लियस का जो ये पूरा अट्रैक्शन नहीं लग पाता, बिकॉज ऑफ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, और जो लग पाता है ना वो होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम लगता है। एज ए रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3। ठीक है, लगना चाहिए +3 का, बट वो लोग इतना लग नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि वो शील्ड कर लेते हैं उसको। इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। और उतना ही ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा जितना कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होंगे, है ना, शेल फुली फिल्ड होगा। दिस सिचुएशन अकर इन द केस ऑफ एल्कलाई मेटल विच हैव सिंगल आउटरमोस्ट ns इलेक्ट्रॉन बाय नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई, लागू जो हमारा एल्कलाई मेटल्स होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से मतलब क्या हो पाता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो छोड़ दे तो वो किसका कर लेंगे, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनका नोबल गैस का हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी आईपी की वैल्यू क्या होगी, इनकी आईपी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन अक्रॉस द सेकंड पीरियड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि शेल नंबर सेम रहेगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी सेल में आएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स उन पर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, और इस वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं रहता है, इसलिए इसकी आईपी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो consequently the outermost electrons are held more and more tightly and the ionization enthalpy increase across a period। ठीक है, एज वी गो डाउन ए ग्रुप द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वही है कि हम ग्रुप में जाते हैं अप टू डाउन तो साइज बढ़ता जाता है, सेल नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है और आईपी उसकी कम हो जाती है, शील्डिंग पावर भी कम हो जाती है। तो शील्डिंग पावर इंक्रीज इन शील्डिंग्स outweigh the increasing nuclear charge and the removal of outer require less energy। ठीक है, यानी कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उससे ज़्यादा उसका क्या हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या हो जाता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना उनका, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब देखो 3.6 में देखो। ठीक है, 3.6 ए में देखो कि वैसे तो जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं कम होनी चाहिए ना, अप टू डाउन तो हमारा
नहीं, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़नी चाहिए, लेकिन देखो बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से, इसी तरह नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, इस तरीके से क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। देखो beryllium, even though the former has a greater nuclear charge, when we consider the same principal quantum level, an s electron is attracted to the nucleus more than a p electron। ठीक है, देखो भाई s इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो s ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे एज कंपेयर टू हमारा जो p ऑर्बिटल्स होगा, ये s और ये होगा हमारा ये S और ये P, तो ये कम अट्रैक्टेड होगा। जबकि देखो बेरिलियम और बोरोन में क्या होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p1, तो ये इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P में प्रेजेंट होता है, जबकि बेरिलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S में, तो ये S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू P, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स S पे ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू P, तो इसलिए इसकी ज़्यादा होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन की 2p3 और 2p4 होता है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन में 2p3, तो इसमें 2p3 में एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, जबकि 2p4 में इसमें क्या होगा, ये रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिटल में हो जाने की वजह से, इसलिए इसमें से ये निकालना इजी रहता है। भाई पहले से ही झगड़ा हो रहा है तो उसको निकालो यहाँ से, झगड़ा शांत हो, तो इसलिए इसकी कम होती है, जबकि नाइट्रोजन की IP ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही इसमें दे रखा है हमने, ये पूरे पैराग्राफ में यही समझाया गया है जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 3 एलिमेंट्स की, सोडियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन की, इतना इतना इतना। प्रेडिक्ट वियर द फर्स्ट आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम की कहाँ पर आएगी, एल्यूमिनियम की 575 और 76 में से, दोनों में से 760 में से किसके पास आएगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, क्या क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है, ऐसे इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है IP बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की, फिर मैग्नीशियम की, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है 2p1। ठीक है, 2p1 और इसके अंदर 2p2। ठीक है, तो इसकी जो एक होता है 2p, यहाँ पे मैग्नीशियम के अंदर 2s2, तो देखो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है 737, तो इससे तो कम ही होगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 575। ठीक है, किसकी क्लोज होनी चाहिए 575 की। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर। ठीक है, यानी कि ये हमारा कोई न्यूट्रल है, गैसियस एटम है, और इसके अंदर हमें करना है एक इलेक्ट्रॉन ऐड, और इसको क्या बनाना है, एनायन बनाना है, तो यही कहलाती है। तो जब ये डिपेंड करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या देना चाहता है, और हमें क्या कराना है, ऐड कराना है। तो जिसमें इजीली ऐड हो जाएगा उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो नेगेटिव वैल्यू होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव उसके लिए। ठीक है, और जिसके लिए वही मुश्किल है तो उसके लिए तो हमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि हमें देनी ही पड़ेगी बल्कि। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा एटम टू एटम। ठीक है, तो बस यही दे रखा है।
ऐड कराने के लिए डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक, कुछ भी हो सकता है। फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन एटम इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, रिलीज होती है किसी किसी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्योंकि देखो वो तो क्या चाहते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन उनको कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि उसको क्या हो जाएगा भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो वो ईजिली अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी वहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि भाई वो चाहते ही नहीं है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, और अगर हमें ऐड कराना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो गई उनके लिए, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो यही होता है। It may be noted that electron gain enthalpy have larger negative value towards the upper right. अपर राइट के लिए यानी कि नोबल गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि भाई वो पहले ही क्या होता है, वो नोबल गैसेज चाहती हैं, जो हेलोजन्स है वो क्या चाहते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए उनको, ठीक है। The variation in electron gain enthalpy of elements is less systematic than the ionization enthalpy, ठीक है। As a general rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increasing in the atomic number across a period, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, एटॉमिक गेन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है, यानी कि ईजी होता जाता है उसके अंदर। अब देखो पहले से ही घर छोटा है, 4 लोगों का रहना तो मुश्किल हो रहा है, उसमें से तुम और ऐड कराना चाहो तो इतना ईजी तो होगा नहीं, लेकिन घर बड़ा है तो उसमें कितने भी लोग एडजस्ट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। The effective nuclear charge increase from left to right across a period, and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उस पर क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट चलने पे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई उसके अंदर मतलब न्यूक्लियस का क्या हो रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज तो है तो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा उसको, ठीक है। लेकिन उसका साइज भी क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। अब उसका साइज छोटा होता जाता है लेफ़्ट टू राइट, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करना एज कम्पेयर टू बड़े साइज के कंपेयर में क्या होता है, ईजी होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो किसको बैलेंस करना होता है, जो उसके न्यूक्लियस का चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा उस पर, अच्छे से रख पाएगा उसको बांध के। लेकिन जितना बड़ा साइज होगा वो क्या हो जाएगा उसका, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उसको बाइंड नहीं कर पाएंगे सेम प्रोटॉन्स, तो इस वजह से, ठीक है। देखो वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन ए ग्रुप, ठीक है, बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज जनरली द केस electron gain enthalpy of oxygen or fluorine is less negative than that of the succeeding elements, इसकी कम होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर एंड बराबर टू क्वांटम लेवल, ठीक है, एंड सफर सिग्निफिकेंट, और इससे क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि छोटा घर है पहले से ही, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल। For n बराबर 3 quantum number levels as sulfur and chlorine, the added electron occupy a larger region of space and the electron repulsion is much less, ठीक है। देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है, कम शैल होती हैं, ठीक है, तो उसी शैल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना हमें छोटा साइज के अंदर,
तो उससे क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन और सल्फर, क्योंकि इसके पास बड़ा साइज है, रिपल्शन कम होगा और इजीली हम इसके अंदर ऐड करा सकते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेन के लिए। ठीक है, बस यही दे रखा है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक, मैं बोल दूँ, रिलेटिव वैल्यू होती है, हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर। देख, जब हम शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि एटम्स ने आपस में क्या कर लिया, एक ये ए एटम है, ये बी है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में शेयर कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि जो मोस्ट चंट एलिमेंट्स होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी तरफ, अपनी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो क्या होता है, अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी, इट इज़ नॉट ए मेजरिंग क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है, क्योंकि भाई ये रिलेटिव वैल्यू होती है और इसकी कोई क्या नहीं होती है, यूनिट भी नहीं होती है। और इसे हम मुलिकन स्केल, अल्फ्रेड-राचो और पॉलिंग स्केल से निकालते हैं। मेनली जो यूज होता है वो होता है पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल, और इससे हमें एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की पता करनी है, पता कर लेते हैं हम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स की इसमें दे रखी है। देखो, लिथियम की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबेडियम की 0.8, सीजियम की 0.7। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। तो इस तरीके से, तो देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट नहीं होती है, और ये डिपेंड वरी करती रहती है कि उसके साथ दूसरा एटम कौन सा बाउंड है। ठीक है, तो इसलिए इसको मेजर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लिथियम टू फ्लोरीन जाएंगे, और डाउन टू ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन ए पीरियड। ठीक है, जैसे जैसे बाहर के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, जो रेडियस है वो कम होगी। ठीक है, रेडियस कम होगी, एक पीरियड के अंदर कम होगी, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज ऑन द सेम अकाउंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन ए ग्रुप। ठीक है, वैसे समझो कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जैसे जैसे साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें ये दे रखा है कि भाई क्या करा कि इधर से इधर जाने पे क्या असर पड़ रहा है इनका। एटॉमिक रेडियस की बात करें हम, द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ये इधर दे रखा है। ठीक है, ये देखो एटॉमिक रेडियस, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इधर से अगर एटॉमिक रेडियस घट रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, घट रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे जैसे मतलब क्या होता है, साइज आप डाउन टू अप कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी ये दोनों बढ़ती हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेंड्स दे रखा है जो हमने ओवरऑल पढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर अप टू डाउन जाने पे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये सब दे रखा है इसमें, है ना। इंक्रीज ऑफ अक्रॉस ए पीरियड अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और कैसे क्या डिपेंड करता है ये सब बताया गया है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये है पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस शेल कैसे क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो द वैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स एंड कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर। देखो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको उसका वैलेंस शेल बोला जाता है। The valence of representative elements is usually equal to the number of electrons in the outermost। और उसका वैलेंस कैसे बोला जाता है कि भाई उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या आउटर मोस्ट 8 में से आउटर मोस्ट को घटा दो तो वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। Nowadays the term oxidation state is frequently used for valence। Consider the two oxygen containing compounds। ठीक है, दो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लिया हमने, एक लिया OF2 एंड एक लिया Na2O। ठीक है, अब देखो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर किसकी होती है, सोडियम की। ठीक है, सबको पता है। ईच ऑफ द एटम्स ऑफ फ्लोरीन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है फ्लोरीन का, 2s2 2p5 शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन इन द OF2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 6 होते ही इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। तो ये OF2 में ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कितना होगा वो, एक गेन करेगा तो कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर, -1। ठीक है, सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स दिस मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4, तो ये कितना शेयर करेगा कि भाई इसको 2 दे दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के केस में तो फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो तो खींचेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव है तो वो देगा उसको। तो देखो OF2 है ना, तो 2 फ्लोरीन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, जो कि एक ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, जबकि एक फ्लोरीन पे -1 यानी कि +2 ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 ऑफ 2F फ्लोरीन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स वन फ्रॉम ईच ऑफ द 2। अब देखो सोडियम में कौन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई ऑक्सीजन है, और सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन गेन करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वो नोबल गैस मिलेगी उसको, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि सोडियम के अंदर क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे एक ऑक्सीजन को, और वो बन जाएगा Na2O। ठीक है, इस तरह से चार्ज का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारा आता है, ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ठीक है, वैलेंस 1 होगा। ग्रुप नंबर 2 में 2 होगा। ग्रुप नंबर 13 में 3 होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 14 में 4 होगा। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इनके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। देखो लिथियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन H+। ठीक है, तो किस तरीके के, इस तरीके की फॉर्मेशन होगा। ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर -2, लिथियम के ऊपर +1, तो 2 लिथियम चाहिए 2 ऑक्सीजन माइनस को स्टेबल करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला है Li2O Na2O K2O। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड का। ठीक है, इस पे +2 होता है, हाइड्रोजन पे क्या होता है +1, तो CH2।
ऑक्सीजन पे मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो न्यूट्रल हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले बनाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आता है एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो इसमें क्या होता है कि ये हमारी है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर जो ग्रुप है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो कुछ मतलब अपने बिहेवियर में क्या दिखाता है, कुछ अलग करेक्टरिस्टिक्स दिखाता है नीचे वाले एलिमेंट से। ठीक है, और जैसे लिथियम है, लिथियम के ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक किससे मैच होते हैं, मैग्नीशियम से। और बेरिलियम के जो ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मैच होते हैं, एल्यूमिनियम से। ठीक है, लिथियम दिखाता है मैग्नीशियम से और बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम से। तो ये एक डायगोनल रिलेशनशिप हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है वो हम देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका एक तो छोटा साइज होता है, ठीक है, और दूसरा लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इन एडिशन द फर्स्ट member group has only 4 valence orbital 2s and 2p available for bonding। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना जो ग्रुप के पहले के, उनके अंदर सिर्फ 2s और 2 अवेलेबल है। जैसे लेकिन नीचे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें 3s 3p और 3d भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें क्या होता है कि जो BF4 है वो ओनली BF4 माइनस बना सकता है, जबकि अदर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो अदर ऑर्बिटल्स भी तो प्रेजेंट है, डी भी तो प्रेजेंट है। तो वो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम F6-3 के फॉर्म भी बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें P भी है, D भी है और S भी है। तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म P5 मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। एंड टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन इस तरीके का बन सकता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज़्यादा होने की वजह से जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर वाले एलिमेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स की बना सकते हैं और वेरिएबल दिखा सकते हैं, जबकि छोटे साइज होने की वजह से पहले वाले एलिमेंट्स इतना शो नहीं करते हैं। तो यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये है हमारा आखिरी टॉपिक इसका, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें हम तो वही सेम है कि भाई ये सारा टोटल ओवरऑल दे रखा है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो पढ़ लेते हैं हम इसको। Periodic trends in the certain fundamental properties such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy एंड वैलेंस हमने एक ट्रेंड्स ऑब्जर्व करा है इन सब के अंदर। ठीक है, वी नो बाय नाउ दैट इज द पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ट्रेंड हमें मिला है ये किससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर बोल दूँ या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, that is all chemical and physical property are a manifestation of the electronic configuration of elements। ठीक है, अब क्या होता है, the atomic and ionic radii as we know generally decrease in a period। हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियाई कम होती है और एज ए कॉन्सिक्वेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे रेडियाई कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव, यानी कि ईजिली उसमें क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स, यानी कि लेफ्ट हमारी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं इन ए पीरियड इज द लिस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन, जो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता है लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो जो लेफ्ट में होंगे उनकी लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट नेगेटिव। और
जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो राइट साइड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि नेगेटिव में होगी, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और इजीली ऐड किया जा सकता है। Note: noble gases having completely filled shell have rather positive electron gain enthalpy value, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम्स एंड द लोवेस्ट इन द सेंटर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्टिविटी होगी ना वो दोनों छोरों में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मिडिल या सेंटर। दस द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि भाई मेटल्स होते हैं सारे के सारे। एग्जिबिट बाय द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द और कैटायन बनाते हैं। ठीक है, एंड द एक्सट्रीम राइट अमोंग हेलोजन शोन बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एन एनायन। हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है, तो इसलिए वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी शो करता है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट विच यू विल लर्न लेटर। ठीक है, और यही देखो जिसने कुछ दिया, ठीक है, जिसने कुछ दिया उसने अपना ऋण मुक्त कर लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, एक अच्छी चीज़ है, और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना एक बुरी चीज़ है। तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, किसी ने किसी चीज़ को, किसी ने कुछ दिया किसी को, तो अपने आप से ऋण से मुक्त हो गया वो, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसने गेन किया वो ऋणी हो गया उस चीज़ का, बुरी चीज़ आ गई उसके ऊपर, तो मतलब क्या मतलब है कि उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, हैंस इट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, या मैं बोल दूँ रिडक्शन, आपस में किससे रिलेटेड है, मेटेलिक, यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसमें जितने ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होंगे वो इजीली लेगा तो वो जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, thus the metallic character of an element which is highest as the, और मेटेलिक करेक्टर कहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और जैसे जैसे राइट में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर कम होंगे और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स। ठीक है, किसी की भी हमें रिएक्टिविटी शो करनी है तो उसको ऑक्सीजन और हेलोजन से क्या करा दो, रिएक्शन करा दो, तो हमें पता चल जाएगा। हेयर वी सोल कंसिडर द रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन ओनली। Elements on two extremes of a period easily combine with oxygen to form oxides। ठीक है, the normal oxide formed by the element on extreme left is the most basic। ठीक है, अब देखो जब हम ऑक्साइड बनाते हैं तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, यानी कि Na2 हो, यानी कि क्या है, एल्कलाई मेटल है, तो भाई सीधी सी बात है इनका नेचर कैसा होता है, एल्कलाई मतलब एल्कलाइन यानी कि क्षारीय नेचर, तो उसके ऑक्साइड भी कैसे होंगे, बेसिक होंगे। whereas that formed by the elements on extreme right is the most acidic। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं, जैसे कि Cl2O7। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक। सेंटर में जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम और आर्सेनिक के, वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, और बिहेव एज एसिडिक विद बेस एंड एज बेसिक विद, और ये एम्फोटेरिक क्या करते हैं, एसिड के साथ बेस का और बेस के साथ एसिड का बिहेव शो करते हैं। और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं जो ना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये रिएक्शन दे रखी है कि भाई जो बेसिक ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, और जो एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो अमंग ट्रांजिशन मेटल्स 3D सीरीज द चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, जब हम 3D पीरियड सीरीज की बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस का चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज स्टिल स्मॉलर अमोंग इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियाई में चेंज होता है वो बहुत ही कम होता है, किसमें 4f सीरीज के अंदर भी। द आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ s एंड p ब्लॉक्स। आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में ही s और p ब्लॉक्स के बीच की वैल्यू होती है इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल्स। और ये जो डी है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। डी ब्लॉक में होते तो सारे मेटल्स ही हैं, पर ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। इसीलिए क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, इनकी जो इलेक्ट्रो एंथैल्पी है वो कम होती है। इन ए ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जनरली रिजल्ट इन ए ग्रेजुअली डिक्रीज इन आयनाइजेशन। जैसे जैसे हमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एंड ए रेगुलर डिक्रीज with exception in some third period elements as shown in section electron gain enthalpy in the case of main group elements। 3.7 कहाँ पर है? ये दे रखा। ठीक है, देखो इसमें देखो कि देखो एक मतलब कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ये ज़्यादा हो गई, फिर कम, फिर ज़्यादा, कम, फिर ज़्यादा, तो मतलब इस तरीके से है। ठीक है, देखो इसमें तो ठीक है ग्रुप फर्स्ट के लिए, लेकिन अब बात करें ग्रुप 16 के लिए। ठीक है, इसके लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कम है, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा हो गई। तो एक रेगुलर ट्रेंड्स फॉलो ना होकर बीच बीच में अलग अलग ट्रेंड्स फॉलो होता है इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो कि दिखाया गया है इसमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कंपेयर में। दस द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। ठीक है, वही दे रखा है। और इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद देयर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर बस इतना ही था, इसी के बारे में इतना बताया गया। मैंने तुम्हें मोटा मोटा इस चैप्टर में जो भी था बता दिया है।